हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है, एकदम आसान सा लॉ है ये। न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ में क्या कहा कि टू एवरी एक्शन देयर इज अपोज एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि जब भी कोई बॉडी है वो किसी दूसरी बॉडी पे एक्शन करती है। मतलब मान लो यहाँ पे मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास दो बॉडी है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब इस दोनों को मैं यदि कोलाइड करूँ, ठीक है, मतलब क्या, एक दूसरे को टकराओ, तो ये मैंने पहली सिचुएशन। अब ये क्या हो रहा है, कोलाइड हो गए, ये सेकंड। और अब मान लो v की जो है वेलोसिटी, इस a की वेलोसिटी v ले लेता हूँ, इसकी v भी। अब एक दूसरे से कोलाइड होने के बाद जब हमने देखा तो हमने देखा कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमने क्या मैंने किया, देखिए जब भी किसी भी हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, वो टकराने के बाद दूर जाने लगते हैं। ठीक है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन टकराने के बाद वो इस उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। स्पीड वही है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, इससे होने का कारण है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, मतलब न्यूटन्स ने तीसरा नियम इसके थ्रू दिया क्या कि टू एवरी एक्शन देयर इज ओपोज एंड इक्वल रिएक्शन। कि ए ने बी पे एक एक्शन किया, ठीक है, वी की वेलोसिटी से वो टकराने के ट्राई किया, तो उसके बाद जब वो टकरा गए, ठीक है, तो इसने इस पे एक्शन किया, ए ने ए पे बी पे एक्शन किया और बी ने ए पे एक्शन किया। तो जब उसने एक्शन किया तो उतना ही उस पर रिएक्शन उसे मिला। ठीक है, अब एकदम दूसरे तरीके से समझाऊँ तो मान लो मेरे पास एक गेंद है, ठीक है, बॉल है मेरे पास, ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और मैं उसे किसी वॉल पे टकराता हूँ। अब वॉल तो हो भाई पीछे या आगे नहीं, वो तो रेस्ट में ही रहने वाली। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं इसे टकराऊंगा तो वो टकराने के बाद क्या आ जाती है, वापस आ जाती है उल्टी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जितना भी इस पे एक्शन किया, ठीक है, इस ए के थ्रू, इस ए ऑब्जेक्ट के थ्रू, उतना ही उसे क्या मिला, रिएक्शन मिला। सेम हमें जो रिएक्शन मिला वो था सेम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिला। यहाँ पर भी वही हुआ, बी का डायरेक्शन चेंज, उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया, ए की भी ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि जिससे हम इसे आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए पहले पॉइंट की बात करता हूँ। पहले पॉइंट में क्या कहा गया है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। इफ दे एक्ट ऑन सेम बॉडी द resultant force would be zero and there could never be accelerated motion। मतलब क्या, देखिए कोई एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडी में होना चाहिए। ठीक है, देखिए मान लो यहाँ पे एक ये ए ले लिया और ये बी है। अब जब ए और बी एक दूसरे पे जब टकराएंगे, ठीक है, तभी एक्शन और रिएक्शन दिखेगा। लेकिन उसके अंदर मान लो कोई दो अलग अलग पार्टिकल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए के अंदर। अब एग्जाम्पल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अब अंदर कुछ भी हो उसके साथ, लेकिन उसका बाहर कोई इफेक्ट नहीं होता। किस तरीके से, मान लो देखिए ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जूम करके मैं दिखाता हूँ, इसने ऐसे करा, इसने ऐसे किया, दोनों भले अब वापस जाएंगे, लेकिन वो इस बॉडी से तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल इस बॉडी के साथ अटैच है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब टोटल फोर्स इसका देखा जाए तो वो तो ज़ीरो ही रहा। ठीक है, एफ नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये तो उसके अंदर के साइड हुआ। मान लो इसे F1 ले लूँ, इसे F2 ले लूँ, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -F2। क्योंकि वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एफ नेट फोर्स क्या आ जाता है, यहाँ पे F1 + F2, बट F2 क्या है, -F1, तो F1 -F1 हो जाता, तो हो जाता 0। तो हमें क्या मिला, एफ नेट इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है। अब
नेट फोर्स यदि जीरो है मतलब ये रेस्ट में रहेगा, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा, मतलब कोई भी मोशन नहीं होगा। एकदम इम्पोर्टेंट ये पहला पॉइंट। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए सेकंड क्या है, द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो ये ए है, ये हमारा बी है, इसका एक फोर्स है, इसका एक फोर्स। ठीक है, अब जब लगेगा उसके बाद ये ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। ठीक है, हाँ नेट इसका फोर्स ऑपोजिट होगा। ठीक है, मान लो इसे F1 ले लूँ, इसे F2 ले लूँ, तो F1 इज इक्वल टू तो -F2 होगा। ठीक है, मतलब नेट क्या हो जाएगा, वो तो ज़ीरो हो जाएगा, वो तो हमने लास्ट में देख लिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट बात करता हूँ। नो एक्शन कैन एक्यूर इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि जो एक एक्शन है वो रिएक्शन के बिना नहीं बन सकता, और जो रिएक्शन है वो एक्शन के बिना नहीं बन सकता। अब ये ऑब्जेक्ट जब इस ऑब्जेक्ट के साथ टकराया, ठीक है, तब एक्शन भी हुआ और रिएक्शन भी हुआ। ठीक है, मतलब जब इस बॉल ने इस पे एक्शन किया तभी उसे रिएक्शन सामने मिला। ठीक है, उसके बिना उसे रिएक्शन नहीं मिलता। ठीक है, एक्शन किया तो रिएक्शन उसे मिला। ठीक है, समझ गए, वो था थर्ड। फोर्थ क्या है, द फोर्सेस आर फेल्ट ओनली इन पेयर। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। ये दो बॉडीज़ है, ठीक है, तो हमेशा दो की बॉडी की पेयर में ही होते हैं। अब हमने लास्ट में देखा था, जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें मैंने क्या कहा था कि जब एक ही ऑब्जेक्ट में दो हो तो उसका नेट फोर्स जीरो होता है। ठीक है, मतलब वो अंदर भले कुछ भी करे, बाहर उसका कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भी देखिए क्या हुआ, दो पेड़ में ही था। ठीक है, पेड़ थी, तो हमेशा क्या हमें पता चला कि जो एक्शन और रिएक्शन वो दोनों एक साथ होती है, मतलब पेड़ में होती है। ठीक है, तो बस यही थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।